हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी के अंकित भाटी सर की बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3rd नंबर होगा, ठीक है। 3rd नंबर को होगा। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम के जो है हम उसके करा दिए हैं, तो अब जो है हम इस बुक के करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हिंदी का प्रश्न आप जितना से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहने की हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहने की 11, 4, 7 या 2। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, 4, ठीक है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? छोटा आ आता है ह्रस्व स्वर में, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। तो ये 4 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो और जो है, अगर पूछे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 7, ठीक है। कितने? 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और कौन होता है? औ होता है, ठीक है। औ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जब 7 और 4 मिलाएंगे तो 11 हो जाएंगे। स्वरों की संख्या कुल कितने हैं? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपसे पूछ लेता है संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। व्यंजन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं भाई? संयुक्त स्वर होते हैं। तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कहें मूल स्वर भी इसमें से कौन सा है, तो मूल स्वर जो है 3 होते हैं, ठीक है। मूल स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। तो इससे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न स्वर से बन सकते हैं हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला कहने की भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो आपको बताना है, कहने की पश्च विवृत्त है, अग्र संवृत्त है, अग्र विवृत्त है या पश्च संवृत्त है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, पश्च संवृत्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ऊ, ठीक है। देखिए, जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ये भी आपको रखना है। 3 प्रकार से, ठीक है। 3 प्रकार से, ठीक है। अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ठीक है। तो अग्रभाग में आपका कौन कौन आता है? छोटी ई आता है, बड़ी ई, ए और ऐ आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य भाग में सिर्फ एक को याद रखना है। क्या भी? मध्य भाग में छोटा आ। मध्य भाग में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? छोटा। और पश्च भाग में क्या आता है? पश्च भाग में आपका याद रखिएगा, पश्च भाग में आपका बड़ा आ आता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। ये आपके जो है आपको ध्यान रखना है। पश्च भाग में कौन कौन आते हैं ये भी आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। ये आपको बताना है, कंठ वर्ण इसमें से कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है। देखिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। बी जो है आपका किस में आता है? कंठ वर्ग में आता है,
सॉरी बी नंबर ऑप्शन छोटा आ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंठ वर्ग में कौन कौन आता है भी, ये छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और एक क्या आता है, विसर्ग आता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, विसर्ग किस में आता है, कंठ कंठ वर्ग में आएगा, ठीक। तो ये छोटा, बड़ा और विसर्ग बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आप ये छोटा जानते हैं ओष्ठ में आएगा, ठीक है, ओष्ठ में आएगा, ठीक है। और बड़ी ई आपसे पूछता है और छोटी ई, ये आप ध्यान रखिएगा, ये तालब्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है, तालब्य, ठीक है, तालब्य। तो याद रखिएगा इतना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। और कंठ वर्ग में जानते हैं का वर्ग आता है, तो ये का वर्ग है, ठीक है। ये स्वर 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 से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो कंठ भी का वर्ग आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, करेंगे निम्न में से योग ऋण शब्द है, तो योग ऋण शब्द आपको यहाँ बताना है। तो ये करें कि वीणा, वादनी, धूप, पान, भार्गव। राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ कौन सा हो जाएगा भी, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वीणा वादनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। हमने आपको बता रखा है कि रचना के या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, रूढ़, ठीक है, रूढ़ शब्द, कौन, रूढ़ शब्द, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, और कौन सा, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे योग ऋण शब्द मुझे, ठीक है। तो योग ऋण शब्द आप जानते हैं, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। और जो है आपके जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग ऋण के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए भाई ऋण शब्द आप जानते हैं, शब्द जिनके खंड निरर्थक है, निरर्थक मतलब अगर इनको जैसे रात है, रात को आप खंड करिए रा प्लस ता, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये कैसे शब्द होते हैं, ऋण शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द जानते हैं, मेल से बना शब्द, मतलब इसका क्या, 2 शब्दों के मेल से, इनका कभी एक खंड सार्थक होता है, कभी दूसरा खंड, ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो आप बताना है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे महात्मा आपको मैंने बता रखा है कई बार कौन सा समास हो जाएगा भी। तो देखिए जहाँ पर विशेषता बताए, प्रथम पद क्या हो, विशेषण हो, अंतिम पद संज्ञा या विशेष हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल कौन जाएगा, सी नंबर जाएगा, महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका समास विग्रह करेंगे, महान है जो आत्मा, क्या भाई, महान है जो आत्मा, ये जो है आपका हो जाएगा कर्मधारय समास इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए द्विगु समास आप जानते हैं, इसमें जो है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे आप द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, त्रिफल हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास आप जानते हैं भी, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ये आप उपसर्ग से भी इसको पहचान सकते हैं अव्ययी भाव समास को, ठीक है। और द्वंद्व समास आप जानते हैं, इसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो ये आप समास जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय जानते हैं आप किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे देखिए लूट जो है आपका मूल शब्द हो गया, तो मूल शब्द भी आपको ध्यान रखना है, वो तोड़ के भी आपको देता है ना। और एरा जो है आपका क्या हो जाएगा भी, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लुटेरा में एरा प्रत्यय है, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, ये आपको यहाँ बताना है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बपावती होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
अब आपको यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपको बताना है, कह रहे हैं कि रेखा ने भोजन कर ली है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं शुद्ध है। रेखा भोजन की ली है, ये भी नहीं शुद्ध है। ठीक है, रेखा भोजन कर ली या रेखा ने भोजन किया है। राइट आंसर आपका डी नंबर ही सही हो जाएगा, रेखा ने भोजन किया है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने की रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो बताइए भी, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, सार्वनामिक विशेषण कह रहे हैं कि परिमाणवाचक विशेषण नहीं बता रहा है, कुछ संख्या नंबर को नहीं दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है? सुंदर क्या आप जानते हैं, ये गुण को बता रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण आप जानते हैं कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सुंदर जो है किसकी ये विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो रामायण कैसी है? ये सुंदर रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहने की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो ये आप जानते हैं भी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपका वाक्य है, राधा ने गाय को चारा खिलाया। तो कहने की नाम धातु, नाम धातु, देखिए नाम धातु आपका विशेषण से बनता है, क्रिया से बनता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। द्विकर्मक क्रिया देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो होता है जहाँ कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से करवाए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो राधा ने स्वयं काम कर रही है, राधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ही सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया आप जानते हैं भाई, द्विकर्मक क्रिया किसी वाक्य में 2 कर्म हो। कितने? 2 कर्म हो। तो आपको 2 कर्म इसमें दिया है। देखिए, चारा भी कर्म है और गाय भी। तो राधा ने गाय को चारा खिलाया, खिलाया तो आपका क्रिया हो गई। तो यहाँ पे आपका 2 कर्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका द्विकर्मक क्रिया होगी। जहाँ 2 कर्म, जिस वाक्य में 2 कर्म हो गए वहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और 1 कर्म रहेगा तो 1 कर्मक क्रिया हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रियाएं 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक में कर्म रहेगा, अकर्मक में सिर्फ कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे गाय चारा 2 कर्म आने के कारण यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने की कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो इसमें आपको बताना है, नहीं वाला चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुर तरु है, पारिजात भी है, कल्प तरु है, लेकिन यहाँ अमृत तत्व तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जो है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, तो इसका एक और पर्यायवाची याद रखिएगा, देव तरु भी होता है। ठीक है, देव तरु भी होता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। ठीक है, कल्प द्रुम भी होता है, कल्प द्रुम। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। कह रहे कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपको भूगोल का विलोम बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खगोल। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि कहलाती है, एक शब्द आपको बताना है यहाँ, क्या कहलाता है भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुण्य तिथि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे, एक शब्द के लिए एक शब्द होगा, कई शब्दों के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याकरण हो कहलाते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला करें, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसने टेढ़ी चाल चली, तो देखिए इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो अब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है कर्ता की प्रधानता दिखाई जाती है, मतलब कर्ता ही यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए उसने टेढ़ी चाल चली, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो आप चिन्ह नहीं ढूंढेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो देखिए कारक जो है आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 8 है। ठीक, तो इनके चिन्ह आपको ध्यान रखना है। कर्ता कारक के चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म का क्या होता है, को होता है। ठीक है, कारण का से के द्वारा होता है। ठीक है, और संप्रदान का को लिए होता है। ठीक है, को के लिए होता है। और अपादान का आप जानते हैं, से जहाँ अलगाव तुलना भिन्नता दिखाई दे। और संबंध में आपको जानते हैं, का की के रा री रे। ठीक है, अधिकरण में जानते हैं में पर होगा। ठीक है, और संबोधन में हे अरे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, तो यहाँ पे आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्त्रीलिंग नहीं, संतान तो अच्छी होती है, तो ऑप्शन ये आपका ये स्त्रीलिंग है। सवारी अच्छी होती है, ये भी सही है। बुलबुल आपका ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन भेड़िया जो है आपका किस में आएगा, ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो विशेषण लगा के अच्छी और अच्छा रहा रही लगा के आप पहचानेंगे। ठीक है, कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि छंद का नाम बताना है आपको, यहाँ छंद का नाम बताना है। कह रहे हैं कि तुलसी राम राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए इसका आप जानते हैं, इसको गिनना पड़ेगा संख्या, तो ऐसे आप तो देख कर बता नहीं देंगे। तो देखिए ता में छोटा मात्रा तो एक मात्रा, ला में एक मात्रा है, सा में देखिए बड़ी मात्रा के लिए 2 आता है, रा में बड़ा मात्रा है तो 2 आएगा मात्रा, और माँ में छोटा मात्रा है 1 आएगा, ना में देखिए दो मात्रा आएगी, ना में बड़ा मात्रा है, माँ में 1 आएगा मात्रा, सम में 1 आएगा। मीत देखिए मीत में 2 मात्रा आएगी, माँ में बड़ी मात्रा है, ता में 1 मात्रा है, ना में 1 मात्रा है, बड़ा में 2 मात्रा हो जाएगी, ना में 1। ठीक है, तो पहले ही गिन लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ तुलसी, तो यहाँ पे आपकी कितनी हो गई, 4 हो गई। राम 4 3 7 हो गया, नाम 7 3 10 10 2 12। ठीक है, तो देखिए 12 हमने बताया, तो 12 जिसमें आ जाए 12 से याद रखना, बरवय बताए थे, 12 संख्या आ रही है, बरवय आ रहा है। ठीक है, बरवय आ रहा है, तो देखिए बरवय में हमने आपको बताया है कि उसमें क्या होती है, 12 7। ठीक है, 12 7 7 की मात्राएं आती हैं, तो उसमें भी देख लेते हैं। मीत में आपकी 3 हो गई, नाम 1 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 7। ठीक है, देखिए 7 यहाँ आई और इधर 12 आया। ठीक है, पहले चरण में आपकी 12 मात्राएं, दूसरे में 7, तो इसमें हमने बताया कि 12 और 7 जिसमें मात्राएं आती हैं उसमें आपका बरवय होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो मात्राएं आपको गिनना आना चाहिए, तभी आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, और पर उनकी कितनी मात्राएं हर छंद में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोहा जानते हैं आप, विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, और उल्लाला में 15 और 13 की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बरवय आपको जिससे पूछ लिया जाए ये कैसा है, तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, ठीक है, और दोहा जो है क्या है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, उल्लाला भी अर्ध सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रोला क्या हो जाएगा, सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, सम मतलब जिसमें सम संख्या है, ऐसे याद रखिएगा, जैसे चौपाई सम में आती है, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरि गीतिका 28 होती है, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, करें कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, तो ये आपको कवि से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये देव हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, देव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका पूछे किसकी रचना है, तो ये देव का है। कुशल विलास, कुशल
कुशल विलास, ये इनकी रचना है, ठीक। और भाव विलास, भाव विलास, ठीक है। तो प्रेमचंद्रिका, कुशल विलास और भाव विलास, ये जो है देव की रचनाएं, ठीक। तो ये आप चारों रचनाएं ध्यान रखिएगा। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो ये काल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राम खाता होगा, करें संदिग्ध भविष्यत होगा, संदिग्ध भूत होगा, सामान्य भविष्यत होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। देखिए यहाँ पे भविष्यत नहीं होगा, संदिग्ध भूत नहीं होगा, सामान्य भविष्य नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। तो राम खाता होगा कैसा है, ये संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भूत, ये काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वर्तमान काल के कुल 6 भेद हैं बताए गए हैं, ठीक है। और भूत काल के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, और भविष्य काल के जो है 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि निम्न में भाव वाच्य बताइए। तो वाच्य आप जानते हैं 3 होता है, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी? देखते हैं, तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। अब चला जाए, अब चला जाए, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चला जाए में क्या है, यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कह रहे कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए। तो हमने आपको बताया भी कि रचना के आधार पर वाक्य के पूछा जाता है कितने भेद हैं, तो आपको हमने बताया 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि नीली कमीज वाले छात्र को आया है यह कलम दे दो, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भी यहाँ पे? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। यह जो है कैसा है, सरल वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। और संयुक्त वाक्य आप चाहते हैं जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और तथा एवं पर परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। और मिश्रित वाक्य आप जानते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। यहां आपको बताना है शुद्ध रूप होगा, तो अपने काम को, तो अपने नहीं होता भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला करें, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो ये आप कई बार हो चुका है भाई प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, ठीक है। तो कहते हैं हमसे ज़्यादा मत बकवास करो, हमने क्या किया है भाई, घाट घाट का पानी पिया है, ठीक है। तो हमसे आप ज़्यादा मत उलझिए, तो ऐसे आदमी कहते हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, भाई उसको बहुत सारा अनुभव है, उन्होंने बहुत क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया गया है, तो उनसे उलझना बेकार है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। देखिए अगला कह रहे हैं कि छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। जैसे अयोग्य पद का मतलब यही हुआ कि जैसे पुलिस में देख ही रहे थे 1000 लड़कों को, क्या हुआ भैया, पर्चा बांट कर बढ़िया नकल कराई जा रही थी, मुझको उनको रटाया जा रहा था, रट ले भैया, तू छछुंदर के सिर पर चमेली बन जा, चमेली का तेल तू बन जा। लेकिन क्या हुआ, पानी सा फिर गया, ठीक है। तो मेहनत जो करेगा, जो मेहनत से पाएगा वो कदर करेगा उस वर्दी का, लेकिन जो पैसा देकर करेगा पाएगा भाई वो तो भर्ती होते मान क्या लेगा, पैसा ही लेगा, कहेगा पहले अपना जो दिए हैं तो उसको तो पूरा करे, उधर पैसा भी लेगा, तनख्वाह भी लेगा, इधर से घूसखोरी भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये होता है, तो यही है कि इनके ऊपर क्या हो गया, तो भाई छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल नहीं पड़ पाया, ठीक है, रुक गया।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अब ये पद ही है, अब अच्छा ही पद है पुलिस का, ये तो जरूरी नहीं कि बेकार है, तो इनको पद नहीं मिला ना, तो वो पकड़े गए सब, तो ये आपका ध्यान रखना है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो ये आप जानते हैं भाई, सूरदास को, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे थे? ऑप्शन नंबर किस वात्सल्य रस का। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इनकी रचनाएं हैं, जैसे सूर सागर लिखा है, ठीक, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं सूरदास की। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? तो ये आपको भाई बताना है कि रीतिकाल के कवि कौन। देखिए ऑप्शन है, कि महादेवी वर्मा, तो आप इनको तो अच्छी तरह से जानते हैं भाई, ये जो है छायावादी हैं। ठीक है, ये छायावादी हैं। और वही देखते हैं चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि, ये आपका सही है। चिंतामणि जो है कौन है भी? ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, और नागार्जुन, नागार्जुन ये आधुनिक के कवि हैं। ठीक है, और ये राम नरेश त्रिपाठी भाई क्या है? ये जो है पूर्व छायावादी युग के हैं। ठीक है, पूर्व छायावादी युग के हैं। तो ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की रचनाएं देखिए पूछा गया था यूपीपी में अभी जो हुआ पेपर, निहार, नीरजा पूछा गया था, किसकी रचना है? ठीक है, नीरजा है, रश्मि है, ठीक है, रश्मि है, और कौन है भी? यामा, यामा के लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1882 में मिला था, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, स्मृत की रेखाएं, ठीक है, स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, सांद गीत, दीप शिखा। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं आप ध्यान रखिएगा, इनसे पूछा जाता है। नागार्जुन की देख लीजिए, नागार्जुन की कुछ रचनाएं, युग धारा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंस है, तो ये याद रखिएगा। युग क्या भी? युग धारा किसकी रचना है? युग धारा, तो ये नागार्जुन की है। तुमने कहा था, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, आसमान में चंद्र तारे, ठीक, तो ये भी नागार्जुन की रचना है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है भाई? राम नरेश त्रिपाठी की स्वतंत्रता पूछा जाता है, किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की याद रखिएगा, स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए पथिक, पथिक भी पूछा, देखिए सब नहीं लिख पाएंगे, आप सुन लीजिए भाई, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, पथिक, कामना, ये भी याद रखिएगा, कामना, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अन्वेषण, स्वदेश गीत, ठीक है, स्वदेश गीत किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। चिंतामणि की कुछ रचनाएं, कवि विचार, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी, तो श्रृंगार मंजरी ये याद रखिएगा, चिंतामणि की है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, सब याद रखना है, लेकिन ये आपसे पूछी गई है, पूछा गया कि श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है। ठीक है, तो ये आप चिंतामणि की। ठीक है, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। कह रहे कि महाकाव्य में होता है, महाकाव्य में होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर कह रहे जीवन का खंड चित्रण, जीवन का बृहत चित्रण, दोहा छंद का, या उत्साह भाव का। बताइए भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन का बृहत चित्रण होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है, अगला देख रहे हैं। चलिए भाई, ये भी कई बार रचना पूछी गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं, ये बताइए कौन सा हो जाएगा? चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है भी? यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्ति बोध है। कौन है भी? मुक्ति बोध है। ठीक है, तो इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे भूरी भूरी खाक धूल, किसकी रचना है? ये मुक्ति बोध की है। ठीक, काट का सपना, ये भी है इनकी, और विपात्र, विपात्र है, और सतह से उठता आदमी, ये मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुक्तिबोध। आज देखते हैं अगला है, कहें अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो अशोक के फूल भी, ये भी काफी बार परीक्षा में आया है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, और कुछ इनकी रचना है, कल्पलता इनकी रचना है। ठीक है, कल्पलता, कुटज ये है, आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अनाम दास का पोथा, ये भी कई बार पूछा गया है, अनाम
दास का पोथा, ठीक है। ये इनकी रचनाएं कुछ याद रखिएगा, ठीक है। आज देखते हैं अगला है, करे कि होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो होरी किस उपन्यास का पात्र है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदान, ठीक है। गोदान तो हमने आपको प्रेमचंद के बारे में कल बताया था भाई, तो गोदान, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रेमचंद की क्या है, उपन्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सेवा सदन, गबन, प्रेमा श्रम, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ये प्रेमचंद की हैं, ठीक है। इनका ही आप जानते हैं लमही ग्राम में, वाराणसी में इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ये आपको हम कल बढ़िया से बताए, ठीक है। तो और धनपत राय जो है पूछा गया है इनका दूसरा नाम, ठीक है। देखिए ये आप इतना याद रखिएगा भाई। आइए देखते हैं अगला, शकुंतला किसकी पुत्री थी। तो ये आप जानते हैं भी, कौन सा हो जाएगा, शकुंतला किसकी पुत्री थी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विश्वामित्र की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, करे मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। तो ये भी आपको ये इंपॉर्टेंस रचना है, ठीक है। तो इनमें इस बुक में जो रचनाएं दी गई काफ़ी रचनाएं जो हैं आई हुई हैं और आती हैं, ठीक है। तो ए नंबर आपका हो जाएगा, मलबे का मालिक के कहानी के रचनाकार मोहन राकेश हैं। देखिए मोहन राकेश की और कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे लहरों के राजहंस इनकी रचनाएं हैं, अंडे के छिलके, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ठीक है, आखिरी चट्टान पूछा गया है, किसकी रचना है, मोहन राकेश की, ठीक है। पैरों तले जमीन, ये जो है अधूरा है, आपसे पूछेगा कि मोहन राकेश की ऐसी कौन सी रचना है जो अधूरी है, तो पैरों तले जमीन, ठीक है, ये अधूरी है। अगर आपसे पूछेगा भैया इसका पूरा किसने कराया था, तो कमलेश्वर थे, ठीक है, याद रखिएगा। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है, ये नाटक है भाई, ये नाटक है, इसको पूरा किसने किया, कमलेश्वर ने, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। और ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश की रचना है। देखिए सब लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और कुछ आपसे हम बोल देते हैं तो उनको नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आज इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा रचनाएं हो गई, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आप जानते हैं भाई, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है, 1954 में हुई थी, और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 8 भाषाएं, आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, और प्लस 2 राजस्थानी और अंग्रेजी के लिए जो है इसमें कुल मिला के 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं 1955 में जो है पहली बार जो है यह पुरस्कार किसे मिला था भाई, 1955 में ये जो मिला था मक्खन लाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंस है हिम तरंगी, ठीक है। तो अब देखिए किस वर्ष नहीं दिया गया था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1962 में, ठीक है। इसी समय युद्ध भी चला था चाइना और भारत के बीच, तो इस समय जो है सन 1962 में जो है यह जो है नहीं दिया गया था, ठीक। तो 1955 में जो है जानते हैं आप पहली बार दिया गया था हिंदी में, किनको, हिम तरंगिणी के लिए और मक्खन लाल चतुर्वेदी को, ठीक है। और 1964 में अज्ञेय को दिया गया था, 1964 में अज्ञेय को दिया गया था आंगन के पार द्वार के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1966 में किसको दिया गया था भाई, जैनेन्द्र को मुक्तिबोध के लिए, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आगे अब आपका गद्यांश भी, तो इतना करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। अगर आप देखना चाहें तो हमको तो देखें, तो ठीक। तो आगे 5 जो है आपको जानते हैं गद्यांश के ही आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए गद्यांश है, तो ये आप कर सकते हैं तो आप करिएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, ये प्रश्न है, 37 प्रश्न को जानते ही आते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है भाई, तो अब यहीं पे आपको हम समाप्त करते हैं, ठीक है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।